में आपकी जो है क्या कहते हैं वो सिंगल वाली आप चल जाए। तो आज हम एलपीपी डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो सबसे पहले तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के ओरिजिन के बारे में ही जानते हैं। मे बी काजल आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हो कि सबसे पहले इसका जो है डेवलपमेंट, जो आप ये कहते हैं कि कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे माइंड में आया कि इस तरह की कोई टेक्निक हमें डेवलप करनी चाहिए। जो वर्ल्ड वार हमारी टू चल रही थी, तो यूएस फोर्स, जो एयर फोर्स थी वर्ल्ड वार टू के ड्यूरिंग, तो वहां पर जो है साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई थी 1947 में। जॉर्ज डेंटिस जो थे, उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ टीम बनाई थी, और उन्होंने ही मिलिट्री, स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ऐसी टेक्निक निकाली थी कि वहां पर जितने भी उनके पास टूल्स हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं वेपन्स हैं, या फिर उनके पास मिलिट्री पावर जो भी थी, चाहे वो मैन पावर थी या फिर वो उन आप ये कह सकते हैं वेपन्स के उसमें थी, तो वो उन सब का जो है फुली यूटिलाइजेशन चाह रहे थे। ठीक है ना। मतलब वो ये चाह रहे थे कि कम से कम उसमें उनका जो इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा रहे। ऑब्वियसली उनका मोटो था कि किसी तरह से उनकी जो हो इसमें जो है विनिंग वो होना चाह रहे थे। तो यहाँ पर वर्ल्ड वार टू में जो डेंटिव ने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर के ये टेक्निक जो है स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए डेवलप की थी। और उसमें जो है ना बहुत सारी ही लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री प्रोग्रामिंग, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो थी, वो इन्होंने इसकी तरह से फॉर्मुलेट की। देखो, आपके पास क्या मोटो हो सकता है? या तो आप क्या करना चाह रहे हो, मैक्सिमाइजेशन करना चाह रहे हो। मैक्सिमाइजेशन किसका होगा? आपके पास प्रॉफिट, प्रॉफिट इन द सेंस दैट जो भी आपकी विलिंग, जो भी आपके पास मोटो है, एम है, आप उसको अचीव करना चाह रहे हो, उसको आप प्रॉफिट की सेंस में लेंगे। और लॉस, अगर आप मिनिमाइजिंग करना चाह रहे हो, तो मिनिमाइज आप किसको करोगे? अपनी कॉस्ट को या अपनी मैन पावर को, मतलब कम मेहनत में। ठीक है। तो आप यही चाह रहे होगे ना कि आपका टाइम मिनिमम हो, ठीक है, या फिर आपकी जो हो कॉस्ट मिनिमम हो। जो भी आपके वेपन्स पे या अदर अरेंजमेंट्स पे जो कॉस्ट आपकी लग रही है, या इतनी बड़ी आर्मी या फोर्स जो आपने वहां पर जो कहते हैं कि वहां पर अगर वॉर चल रही है, तो वहां पर उनका स्टे का पूरा इंतजाम करना, तो उसमें भी तो मैन उसमें आपके काफी सारे पैसे लगते हैं मेंटेन करने में। तो आपका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। और आपकी जब भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है बेटा, तो आप उसको आइदर मैक्सिमाइज करें और मिनिमाइज करें। आप हमेशा ही कहते हैं यू आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन यही होती है, आइदर यू अचीव मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। मेन तो यही होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम का जो आज जैसा आप सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मिनिमाइज हो आपकी कॉस्ट, या फिर आप चाहते हो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, तो दोनों की ही सेंस में वो आपका ऑप्टिमाइजेशन है सॉल्यूशन का। ठीक है। तो आपके पास वर्ल्ड वार टू में आपकी डेवलप हुई थी। तो इसको स्टार्टिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं कहते थे, ये मिलिट्री प्रोग्रामिंग के नाम से भी इसको जाने जाता था स्टार्टिंग में तो। लेकिन बाद में जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स थी आपके पास, वो अदर फील्ड में भी थोड़ी यूजफुल नजर आई। ठीक है। इसीलिए जो है इसको स्पेशली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, इनको जो है आगे भी डेवलप किया गया। और आजकल तो आप जानते ही हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है लाइफ का जहां पर कि इनका इस्तेमाल ना हो सके। ठीक है। यू कैन यूज दीज प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, एजुकेशन, ठीक है, इन साइंटिस्ट एरिया, यू कैन से दैट रिसर्च एरिया, सॉरी। तो आप वहां हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर एक जगह ही ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमाइज करना होता है और कुछ ना कुछ आपको मिनिमाइज करना होता है। प्रॉफिट और लॉस तो अकॉर्डिंग टू योर एम है कि कैसी आपकी प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन कैसी है। ठीक है। मेन तो ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है आपके पास? ये तो टेक्निक तो हो गई, लेकिन ये टेक्निक जो है आपकी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वर्ड तो आपको मिल जाता है कि रियल वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम को इससे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। आप इसके नाम पर ध्यान दीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी आप इसको कहते हैं। ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर जो एलपीपी आपके पास होती है, एलपीपी, ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर होता है वो हर तरह की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती है। यू कैन सॉल्व द गिवन जो भी आपकी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, ओनली इन दैट केस व्हेन यू कैन फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, जब आप गिवन रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख पाएंगे, पूरी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एलपीपी की जो आपकी नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएंगे, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि एलपीपी की क्या नीड्स हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो आपकी क्या किस किस चीजों की जरूरत होती है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज मस्ट, विदाउट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यू कांट अप्लाई एलपीपी मेथड, एलपीपी टेक्निक। ठीक है, आपके पास कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम दी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दैट गिवन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप आपका है बेटा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप क्या करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में, कि जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं, कंडीशंस दिए होते हैं, उनको आप लीनियर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में जो है आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इसीलिए आप इसको कहते हो लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो आपकी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग बन गई ना, रियल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग को जब आप मैथमेटिकल उसमें लिखोगे तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कहलाएगी। और अगर वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, जो भी कंडीशंस गिवन है, अगर वो लीनियर है, चाहे वो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी, तब आप उसे कहोगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये बेसिक कंपोनेंट्स एलपी के थ्योरी के जो है यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से जो है हमारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ जो हमें डील करने पड़ते हैं। यस, सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है बेटा, फर्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है डिसीजन वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर ये तीन चार आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं बेटा, जिनको कि आपको समझना होता है कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होगी, आप सबसे पहले तो आप वेरिएबल्स का यूज करोगे, द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ विच द प्रॉब्लम इज डिफाइंड। जिन वेरिएबल्स की टर्म्स में आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, दैट आर नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स। और फिर वही सेकंड चीज आपकी क्या होती है, प्रॉब्लम में बिल्कुल क्लियरली आपको पता होता है बेटा कि कौन सा आपका एम क्या है, किस चीज को आप जो है अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, उसको आप एज ए फंक्शन एक्सप्रेस तो करोगे। ठीक है, ए फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशंस, और यू कैन से कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस, इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स को ही बेटा आप कंडीशंस कहते हैं, इन्हीं को बेटा आप लिमिटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका मीनिंग इन सब से, तो हमेशा ही जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, हमेशा ही वो लिमिटेड होते हैं बेटा। कोई भी आपके पास रियल लाइफ की प्रॉब्लम होगी, उसमें किसी भी तरह का आपका डिस्कशन रहे, उसमें हमेशा ये होगा कि हमारे पास इतनी चीजें हैं, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, इससे कम हम यूज नहीं कर सकते, या फिर एग्जैक्टली इतना हमारे पास मटेरियल है। तो आपके पास मतलब ये कंडीशंस ही हैं सारी, ये लिमिटेशंस ही हैं। ठीक है, तो आपके पास सर्टेन लिमिटेशंस होंगी रिसोर्सेज की, तो वो आपकी क्या होती है, आपको उनको फॉलो करते हुए ही अपना टारगेट अचीव करना होता है। दैट लिमिटेशंस, दैट कंस्ट्रेंट्स, दैट कंडीशंस आर नोन एज रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो लिमिटेशंस होती हैं वही आपकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो एलपीपी है, ठीक है, उसमें इन तीन बेसिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप ये देखो, हाउ कैन वी फॉर्मुलेट एलपीपी। ठीक है, तो आपके पास जो है एलपीपी हम किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एलपीपी आप हमेशा फ्रेम नहीं कर सकते बेटा,
आपके पास कई चीजें होनी चाहिए। देखो रियल लाइफ की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, हर एक को, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर एक को आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते हो। उसके लिए कई चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या आपकी कंडीशंस होंगी एलपीपी को डिफाइन करने के लिए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मीन्स आपको क्या क्लियर होना चाहिए? वेल डिफाइंड का मीनिंग आप जानते हो बेटा, ऐसा हो जो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव जो हो वो कैसा हो? वेल डिफाइंड हो, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, डाउटफुल ना हो। ठीक है। और सेकंड आपके पास जो है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। देखो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा गया है। लीनियर, लीनियर वर्ड पे आप स्ट्रेस डालिए। लीनियर का मतलब ये है कि आपके कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर इक्वेशन होंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होगा। कहीं पर भी मतलब हमेशा डिग्री 1 रहेगी वेरिएबल्स की। समझ रहे हैं ना? लीनियर का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सप्रेस किया जाए लीनियर फंक्शन के उसमें डिसीजन वेरिएबल का यूज करके। कंस्ट्रेंट्स फाइनाइट नंबर के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्ड की ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी हो जिसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्ट्स जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हो, इफेक्ट करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसको इफेक्ट कर सकें। आप ही देखिए, किसी भी आप मैथमेटिकल आप किसी भी चीज को आप बेटा सॉल्व करोगे, तो अगर लिमिटेड होगा कंस्ट्रेंट्स, मतलब इक्वेशंस लिमिटेड होंगी, कंडीशंस लिमिटेड होंगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी, इम्पॉसिबल बनती जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसीजन वेरिएबल्स आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारी की सारी थ्योरी जो मैंने आपसे बुक शेयर की हुई है बेटा, उसमें सभी मेंशन है आपके पास। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे हम आते हैं, जो हमारे पास है एलपीपी की। इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बेटा? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में वी शुड आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें क्या ढूंढने हैं? हमें हमारे डिसीजन वेरिएबल्स ढूंढने हैं। डिसीजन वेरिएबल सिंपली हम डीएसबी बोल देते हैं, सॉरी, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है कि वो मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज। उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट वगैरह बनाने होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हमें दिखानी होती हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा, आप, ये प्रॉब्लम मैंने पहले से लिखी हुई है। हम इस प्रॉब्लम को, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे, एलपीपी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिएगा किस तरह से हम ये करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। ए डाइटिशियन, आप प्रॉब्लम को देखिए। ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स two type of food in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। तो देखो क्या हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डाइटिशियन जो है इस तरह से फूड को मिक्स करना चाहता है। ठीक है, विटामिन कंटेंट्स को इस तरह से मिक्स करना चाहता है कि उसके मिक्सचर के अंदर कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए हो और 10 यूनिट विटामिन सी हो। ठीक है ना? क्या कहा है उसने? मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो उसमें 8 यूनिट आपकी विटामिन ए की हो और 10 यूनिट्स क्या हो? विटामिन सी की हो। अब नेक्स्ट आप देखिए बेटा, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या कंडीशन इसमें दी हुई है। इनके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास है फूड 1। उसने क्या है, दो तरह की फूड उसने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। जो फूड 1 हमारे पास है, गिवन जो है, ये देखो आपके पास क्या है, ये रिसोर्स है बेटा। फूड 1 आपके पास ये एज ए रिसोर्स आप इसको लोगे कि ये जो हमारे पास है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। while food 2 contains 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन सी। ठीक है, ये तो आपके पास गिवन हो गया, आपके पास है ये चीजें, पर इन पर रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? इफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड 70 पर केजी टू परचेज फूड 2, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। आपको मिनिमम कॉस्ट देखनी है सच ए मिक्सचर की। फॉर्मुलेट एलपीपी एंड सोल्व ग्राफिकली। सॉल्यूशन हम इसका बाद में देखेंगे, पहले हम फॉर्मुलेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, फॉर्मुलेशन पे। तो इस प्रॉब्लम में बेटा आपको
साफ नजर आ रहा है? क्या आपका टारगेट है? डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। आपको क्लियरली पता है आपको क्या चाहिए, फूड का एक मिक्सचर चाहिए जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी हो, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की हो और 10 यूनिट विटामिन सी की हो। ठीक है, यानी आपको इस तरह से मिक्सचर प्रिपेयर करना है। अब वो मिक्सचर कैसे आ सकता है? दो तरह के फूड आपके पास है, फूड 1 एंड फूड 2। फूड 1 में बता दिया गया है कि 2 यूनिट होती है पर केजी के हिसाब से 2 यूनिट आपको विटामिन ए की मिलेगी, 1 यूनिट आपको विटामिन सी की मिलेगी। फूड 2 में आपको जो है वही 1 यूनिट आपको विटामिन ए की मिलेगी पर केजी में और 2 यूनिट आपको विटामिन सी की मिलेगी। अब कॉस्ट भी बता दी गई है, फूड 1 की है 50 और फूड 2 की है 70। तो आप ये देखिए कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर प्रिपेयर करोगे और बेटा किस तरह से आप अपना जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट आप यहाँ पर फॉलो करोगे। ठीक है, ये चीज बेटा आपको यहाँ पर देखनी है, कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को फ्रेम करना है और कैसे आपको क्या करना है यहाँ पर कंस्ट्रेंट को फ्रेम करना है। तो देखो कंस्ट्रेंट तो आपको नजर आ ही रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास है यहाँ पर, एक बार आप यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? डिसीजन वेरिएबल्स चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, कि आप जो है देखो आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं दो, विटामिन ए एंड विटामिन सी। एक बार आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। एक दो एग्जांपल और मैं कराऊंगी आपको फॉर्मुलेशन के। मैम इसका ऐसे नहीं होगा क्या, कॉस्ट इंटू केजी ऑफ फूड और कंस्ट्रेंट के अंदर एक विटामिन ए का आ जाएगा और एक विटामिन सी का आ जाएगा? हाँ, आप बेटा सबसे पहले तो आपको क्या फ्रेम करना होता है, सबसे पहले तो आपको डिसीजन वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं। एक्स और वाई आप किनको कहोगे? एक्स आपका क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वाई आपका क्या केजी रिफ्लेक्ट ऑफ करेगा? फूड 1 एंड केजी ऑफ फूड 2, कॉस्ट भी मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में मिनिमम। यस बेटा, वो आप फिर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है बेटा उसको आप जेड से डिनोट करते हो। और जेड को भी आप क्या कहते हो? आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो हमें बताया हुआ है मिनिमम कॉस्ट। तो आप इसको क्या करेंगे? मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इक्वल्स टू, अब ये लीनियर इक्वालिटी हमें बनानी है, किस चीज को आप मिनिमाइजेशन यहाँ पर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर, आपको मिक्सचर का मिनिमम कॉस्ट चाहिए। ठीक है ना, जब आपको कॉस्ट दी हुई है कि फर्स्ट फूड की आपकी 50 है, सेकंड फूड की आपकी 70 है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड फूड को मिक्स करके आपको क्या करना है कि कितना हम फर्स्ट फूड को इस्तेमाल करें, कितना हम जो है सेकंड फूड को इस्तेमाल करें, कि मिनिमम कॉस्ट को हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आएगा बेटा 50x प्लस 70y। एक्स आपके पास क्या होगा? एक्स आपके पास क्या हो गया? केजी ऑफ फूड पर 1। केजी अमाउंट जो है आपका मतलब आप ये कह सकते हैं हाउ मेनी केजी ऑफ फूड 1। ठीक है ना, नंबर ऑफ केजीज ऑफ फूड 1 एंड फूड 2। ठीक है ना, कि कितना केजी आपके पास फूड 2 यूज होगा और कितने केजी आपके पास फूड 1 यूज होगा। तो सबसे पहले आपको एक्स और वाई के बारे में पता होना चाहिए कि एक्स और वाई क्या है आपके पास। वो फूड 1 की आपकी पर केजी वैल्यू देंगे और ये फूड 2 की आपकी पर केजी जो है वैल्यू देंगे। अब आप अपने कंस्ट्रेंट्स देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये जो आपको अचीव करना है, ये जो आप इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको आप कहेंगे ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, ये हमें अचीव करना है कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराते हुए। तो कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या क्या है बेटा? सबसे पहले तो हमें यही बता दिया गया है कि आपके पास मिक्सचर कैसा होना चाहिए, मिक्सचर कैसा बनना चाहिए, कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। कोई भी मिक्सचर तैयार करोगे तो उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए की हो और 10 यूनिट विटामिन सी की हो। यानी एक कंडीशन विटामिन ए पे है और एक कंडीशन विटामिन सी पे है कि 8 यूनिट विटामिन ए की एटलीस्ट एंड 10 यूनिट विटामिन सी की, यानी 8 यूनिट एटलीस्ट लिखा हुआ बेटा, यानी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे नजर नहीं आ रहा, हाँ देखिए, 8 2x यूनिट प्लस 5। कम से कम हो, ऐसे ही 10 यूनिट विटामिन सी की शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू।
अब विटामिन ए पर कितना कितना है आपके पास, यहाँ देख लो। फूड वन में फर्स्ट में 2 है टू मैम, यूनिट, सेकंड में 1 है। बिल्कुल। एक्स तो आपके नंबर ऑफ केजी ही तो है फूड वन के, तो 2 यूनिट पर केजी, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा 2x, प्लस इसमें 1 यूनिट है y। ऐसे ही देखो अब विटामिन सी का देखो, पहले वाले फर्स्ट फूड में 1 है तो x आ गया, या मल्टीप्लाई कर देंगे ना उतना ही पर केजी, और y क्या साथ आपके पास 2। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स आपके बेटा यहाँ पर जो है फ्रेम हो गए। ऑब्वियसली आपके पास पर केजी या तो होगा या नहीं होगा, सो एक्स इज यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास जो आपके पास मटेरियल है, जैसे ये फूड है फूड वन, या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो 0 हम लिखेंगे, मींस नंबर ऑफ केजीज या तो है या नहीं है, सो इट इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, और यू कैन से दैट आपको एलपीपी जब आपको जो है गिवन रियल लाइफ प्रॉब्लम से जब आपको प्रिपेयर करनी होती है, तो आपको जो है सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको फ्रेम करना होता है बेटा, देन यू हैव टू राइट योर ऑल कंस्ट्रेंट्स विद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर 4 आपके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, डिसीजन वेरिएबल्स, कंस्ट्रेंट्स मींस लिमिटेशंस, और आपकी कंडीशंस यू कैन से, और आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो बेटा एलपीपी हमेशा वर्क नहीं करती। एक और चीज आपके पास है, वी यूज एलपीपी फॉर 2 वेरिएबल्स। फ्रेम 3 के लिए भी हो सकती है, 4 के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन जब सॉरी सॉरी मैं ग्राफिकल मेथड कहना चाह रही थी एक्चुअली एलपीपी तो कितने के लिए भी हो सकती है आपके पास, ग्राफिकल मेथड्स, तो इसमें ये लिखा हुआ था ना सॉल्व ग्राफिकली, तो ये हमारी बात की बात है, जब हम ग्राफिकल मेथड करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड आपका 2 वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली, 3 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ग्राफ वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो कॉमनली यूज फॉर 2 वेरिएबल्स, तो यही आता है ग्राफिकल मेथड इज यूज फॉर 2 वेरिएबल्स। मोर देन 2 वेरिएबल्स वी यूज सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, और आपके अदर जो है टेक्निक्स आ जाती हैं, जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल हमने फॉर्मुलेशन यहाँ पर देखी है, फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो आपको किस पर ध्यान देना है, रिस्ट्रिक्शंस पर ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट था तो ग्रेटर देन इक्वल, ये जो कॉम्बिनेशन कम से कम, मतलब ये क्या है आपके पास यहाँ पर 2, और ये विटामिन ए वाली है, कम से कम 8 होनी चाहिए मिक्सचर में, कम से कम 10 होनी चाहिए, इसीलिए इस आपने क्या किया, लीनियर है ना आपके पास ये एक्सप्रेशन, तो इसीलिए इन इनइक्वालिटी को लीनियरली एक्सप्रेस किया है ग्रेटर देन के साथ, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल बेटा हम करते हैं यहाँ पर, यस। मैं आपसे एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ बेटा, उसमें आपको 2-3 एग्जांपल्स नजर आ जाएंगे फॉर्मुलेशन के। आप एक बार मेरा दूसरे वाला जो है आप स्क्रीन पर कंसंट्रेट करना बेटा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं अभी। यस बेटा, अभी गौरव ने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं कभी मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा कि जूम कैसे करते हैं, ठीक है ना गौरव, सफिशिएंट है पंकज था बच्चों, मैम। सफिशिएंट है बेटा। पंकज था मैम। अच्छा पंकज ओके, सॉरी भाई पंकज, पंकज का भी कभी दिमाग से नहीं निकलेगा ओके पंकज, ये यस देखो मैम। सफिशिएंट है इतना बेटा, क्लियर है, आपको दिख रहा है इजीली। यस मैम। अब इस एग्जाम्पल को देखो बेटा, इसमें आपको यहाँ पर तो हालांकि हमें पी के प्रोडक्ट दे दिए गए, लेकिन फिर भी डिसीजन वेरिएबल्स कौन से होंगे वो हमें यहाँ पर जो है देखना होता है। मैं थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ ताकि वो नजर ना आए हमें नीचे सॉल्यूशन, शिट। ये जो बेटा मैंने बुक शेयर की है, इसका थोड़ा सा आप टाइपिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना, अदरवाइज आप परफेक्ट नोट्स आपके लिए ये हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका है, कंप्लीट कंप्लीट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए एग्जांपल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
manufactures two products P and Q which are processed in a machine shop and assembly shop. एक इंडस्ट्री आपके पास है, उसमें दो प्रोडक्ट P और Q तैयार किए जाते हैं जो कि कहाँ बनते हैं, मशीन शॉप में और असेंबली शॉप में, दो जगह, ठीक है, विच आर प्रोसीड इन ए मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। दो ही प्रोडक्ट है और उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के लिए दो जगह प्रोसीजर करना पड़ता है, मशीन शॉप में और असेंबली शॉप में। पी प्रोडक्ट को क्या क्या चीजें चाहिए कंप्लीट बनने के लिए? प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 hours ऑफ वर्क इन ए मशीन शॉप एंड 4 hours ऑफ वर्क इन द असेंबली शॉप, ठीक है। While product Q requires 3 hours of work in the machine shop and 2 hours of work in the assembly shop. P और Q को completely prepare होने के लिए यहाँ पर टाइम बता दिया गया है कि मशीन शॉप में कितना टाइम लगता है और असेंबली शॉप में कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद इन वन डे द इंडस्ट्री कैन नॉट यूज मोर देन 16 hours ऑफ मशीन शॉप एंड 22 hours ऑफ असेंबली शॉप। दिस इज द फाउंडेशन, ये आपकी कंडीशन है, आप ये कह सकते हैं लिमिटेशन है कि इंडस्ट्री एक दिन के अंदर 16 घंटे से ज्यादा मशीन शॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकती, 22 घंटे से ज्यादा असेंबली शॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो बेटा क्लियर आपको हो जाएगा 16 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 16 किसके लिए, मशीन शॉप के लिए लेस देन इक्वल टू 16 वन कंस्ट्रेंट, असेंबली शॉप के लिए लेस देन इक्वल टू 22, जैसे पीछे ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था ना बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि मोर देन यूज नहीं कर सकते ना, कैन नॉट यूज मोर देन, मैक्सिमम यूज है ये, सो लेस देन इक्वल टू 16 लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है। ये राइट हैंड साइड का आपका है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। इट अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड ₹4 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू। पी प्रोडक्ट पे 3 पर यूनिट आपका जो है प्रॉफिट है और जो है क्यू प्रोडक्ट पे आपका 4 है। एक अगर आपका मैन्युफैक्चर होता है तो एक प्रोडक्ट पर 3 का आपका प्रॉफिट है पीपी और क्यू पे 4 का है। गिव ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है आपको बेटा। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर है बच्चे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज लेना है और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो वो आपको नजर ही आ रहा है, पी पे 3 है और 4 पे क्यू का 4 है पर, ठीक है, पर यूनिट। तो बेटा आपको पता है कि आपको क्या सोचना है कि कितने पी प्रोडक्ट बनाए, कितने क्यू प्रोडक्ट बनाए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट क्यू। तो आपका डिसीजन वेरिएबल्स कितना क्या बनेगा बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट क्यू। तो एक्स एंड वाई आपके डिसीजन वेरिएबल्स है, आपको सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स पहचानने हैं। सो यहाँ पे लिखा है लेट एक्स एंड वाई विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू विच आर टू बी प्रोड्यूस, जो कि हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई आपके क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स बन गए। अगर जेड आपका प्रॉफिट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है जिसे हमें, तो आप खुद ही देख सकते हो बेटा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई। यस बेटा, यस मैम, ये 3x + 4y बन रहा है। हाँ बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और एक फिर मशीन आप, शॉप का कंस्ट्रेंट हाँ बन जाएगा, एक बिल्कुल असेंबली बिल्कुल, शॉप का। फिर एक रिस्ट्रिक्शन लेस देन इक्वल टू 16 है, एक रिस्ट्रिक्शन लेस देन इक्वल टू 22 है, ठीक है। तो आपको जो 16 के लिए मशीन शॉप की रिस्ट्रिक्शन ले लो, पी के लिए 2x और सेकंड में कितना बनेगा आपके पास 3y, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 16। ऐसे ही दूसरा 4x, ये आपके पास पी के लिए है, असेंबली शॉप के लिए है 4x + 2y। तो ये आपके इस तरह से जो है आपकी जो है, ये तो हमने कंप्लीट लिख लिया था, आपके पास ये बन जाएगा 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 16, 4x + 2y लेस देन इक्वल टू 22। और क्योंकि आपके जो प्रोड्यूस्ड है प्रोडक्ट है, या तो वो बनेगा या वो नहीं बनेगा, तो वो x ग्रेटर देन 0 आपके पास y ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये है बेटा आपकी, मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिस। आप क्लियरली दे सकते हो बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है, कंस्ट्रेंट्स लीनियर है, ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हैं, दिस इज योर एलपीपी, ठीक है। ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है यहाँ पर विद इन 2 वेरिएबल। तो ऐसे खूब आपके एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, कोशिश करूंगी मैं इस वीक में आपके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मतलब शेयर कर दूं। बुक आपके पास 2 ऑलरेडी शेयर्ड है बेटा, तो खूब एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डील करने के लिए। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपके पास हो जाती है एलपीपी की। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है हमेशा नहीं हो पाती है,
हमेशा आपके पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमेशा नहीं हो पाती है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, क्या क्या दिक्कत हमारे पास आ सकती हैं? आप लोग गेस कर सकते हो क्या क्या दिक्कतें हमारे पास आ सकती हैं? आपके पास क्या होना चाहिए इसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या दिक्कतें हमारे पास होती है, इतना इजी भी नहीं है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था लिमिटेड, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए नंबरिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें मिला करके अचीव करना है। जैसे यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट थे, ये नहीं है कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो। तो मतलब लिमिटेड काउंटिंग में आने वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है एलपीपी की? मान लीजिए आप एलपीपी इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास ऐसे है कि हाँ इस प्रॉब्लम पे हम लगा सकते हैं, फिर भी लिमिटेशंस हैं उसमें। क्या क्या लिमिटेशंस आपके पास आ सकती है कि रिलेशनशिप, ये जो आपके पास एलपीपी है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर पर ही अप्लाई होगा। पहली रिस्ट्रिक्शन आपके पास है, पहली लिमिटेशन है एलपीपी की। ठीक है, हर जगह तो हम इसको लगा नहीं सकते। दूसरा, आप एक और चीज नोटिस कीजिए बेटा, जैसे ये प्रोडक्ट का है या और चीजों का है, आपने इसको लीनियर, उसमें आपने इसको दिखाया है, लीनियर एक्सप्रेशन आपने इसका बनाया है बेटा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है ना, ये तो अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गई। मैथमेटिकल में अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस गिवन है, तो उनकी तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। एक्स और वाई की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस, वो तो नॉन इंटीग्रल भी हो सकती है ना, डेसिमल वाली आपके पास वैल्यूज, रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये तो प्रोडक्ट है, ये तो या तो होगा या नहीं होगा। मतलब या तो मैन्युफैक्चर हुआ है या फिर नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है। ये इसमें हाफ को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेल थोड़ी ही होगा वो। ठीक है, तो इसमें भी इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्योंकि एलपीपी को प्रोसीड करते वक्त जब हम सोल्व करते हैं एलपीपी को, तो इट इज पॉसिबल दैट वी गेट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है ना, लेकिन होना क्या चाहिए था, फॉर दोज वेरिएबल्स विच हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर्स नोन होने चाहिए बेटा। क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स में तो क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, पता ही नहीं होता क्या की चीजें इसको इफेक्ट कर रही हैं, और शायद वो कांस्टेंट भी ना हो वो चीजें। जैसे आप वेदर का ही ले लीजिए बेटा, अगर आप टेम्परेचर की ही आप करते हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर तो एक दिन में ही, सुबह कुछ और टेम्परेचर होता है, थोड़ी देर बाद कुछ और होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो वो कांस्टेंट तो नहीं हुआ ना। तो उस केस में भी हमें बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सिंगल होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में तो क्या होता है, बहुत एक ही प्रॉब्लम के क्या हो जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव, मल्टी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो एलपीपी की जो जो भी आपकी थ्योरी है कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एडवांटेजेस का है क्या है, कहाँ कहाँ होती है, लिमिटेशंस क्या है, सारी आपकी बुक्स में जो है आपके पास अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं, नोट भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप इसकी कर चुके हैं। तो अभी जो है बेटा आपके पास जो है, मैं इसके बाद जो है आपसे सॉल्यूशंस की बात करना चाह रही हूँ कि किस किस तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। थोड़ा सा और हम थोड़ी देर के लिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं लेक्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करना चाह रहे हैं एलपीपी की। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब मैं सॉल्यूशंस की बात करना चाह रही थी बेटा, तब क्या था कि हमने एलपीपी डिस्कस नहीं किया था, व्हाट डू वी मीन बाय एलपीपी, बट टुडे वी हैव डिस्कस्ड एलपीपी डेफिनेशन। तो आज हम इसके सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं कि कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि अभी हम डिसीजन वेरिएबल का मतलब जानते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता है, तो हम ये जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशंस, किसको कहेंगे आप? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है बेटा। सॉल्यूशन आप जानते हैं बेटा कि डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज जो कि एलपीपी के गिवन सभी कंस्ट्रेंट्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना, आपकी कोई भी एलपीपी फ्रेम हुई है, तो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स और वाई की वो वैल्यू जो सभी कंस्ट्रेंट्स को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, उसको आप सॉल्यूशन कहेंगे। आप सॉल्यूशन की पहली टाइप है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जो आपके फिजिबल है, जो आपका एडोप्टेबल है, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ए सॉल्यूशन इन विच वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स satisfy all the constraint and along with non-negative restrictions।
देखो बेटा, सॉल्यूशन बनने के लिए तो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या चीज आपको बताई कि देखो लीनियर एलपीपी में क्या होता है, लीनियर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी आ जाती है। आगे आप देखोगे कि इक्वेशंस आप सोल्व करोगे इनके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी कैसी भी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और रैशनल, इरेशनल, कैसी भी आ सकती है, नेचुरल नंबर भी आ सकती है जब इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं तो। पर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो आप जानते ही हो, जैसे आप रैशनल्स के लिए कह रहे थे, नेगेटिव वैल्यू बेटा अगर आपकी आती है तो नेगेटिव के तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चीज या तो होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो आपका जीरो है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि आप किस तरह से, तो वो मतलब रियल लाइफ में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन तो वो बन सकता है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्स्टेंट को, ठीक है, एलपीपी के कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट कैन बिकम सॉल्यूशन बट कांट बिकम फिजिबल, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, शुड सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स प्लस नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप। सिर्फ यहां पर क्या है, कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है बेटा। अब हमारी थर्ड टाइप क्या है इसकी, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल, इनफिजिबल सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पे देखो, अ सॉल्यूशन इन विच value of the decision variable do not satisfy all the constraints and non negative conditions, ठीक है, सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ना करे या फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को ना करे, उसको हम कहेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, इस पर बेस्ड पहले, अभी तो मुझे नहीं पता है, अभी मैंने कई सालों से जो है, अभी नेट के आपके जो एग्जाम जो आते हैं उनके क्वेश्चन से मैं गो थ्रू नहीं हुई हूँ, टच में नहीं हूँ उसके, लेकिन पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब हम देते थे तो जरूर आते थे, बेसिक सॉल्यूशंस वगैरह पे, नॉन बेसिक सॉल्यूशंस। तो वो हम कैसे निकालते हैं बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अभी आपने देखा बेटा, जैसे कि हमने फ्रेमिंग की, अभी तो आपकी दो इक्वेशन फ्रेम हुई। मान लीजिए आपके पास तीन प्रोडक्ट होते तो आपकी तीन इक्वेशंस फ्रेम हो, मतलब तीन वेरिएबल्स आपके आ जाते, आपके पास जितने रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उतनी ही आपकी इक्वेशंस आपकी बन सकती हैं। तो मतलब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी फाइनाइट हो सकती है, 5 7 जितनी भी आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में इन सब का रोल है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एम क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसको आप काउंट करना सीख लीजिए बेटा। अब इसके बाद क्या है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सपोज वी आर हैविंग एम इक्वेशंस, ठीक है, एम इक्वेशंस हमारे पास है, और एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। आपके टोटल वेरिएबल, सॉरी सॉरी, आपके पास क्या है, एम प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम प्लस एन टोटल, ठीक है। तो यहां पर ये है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, किसमें, कंस्ट्रेंट्स के अंदर। we have m equations representing constraints containing m plus n variables in allocation problem, ठीक है, m plus n variables। तो अब यहां पर ये देखिए, साफ नजर आ रहा है, इक्वेशन m है, m plus n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, आप अच्छे से जानते हो, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, यू कैन सोल्व द गिवन इक्वेशंस ओनली देन इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। तब तो आप जो है कॉम्बिनेशंस बना बना के आप क्या कर लेते हो, उनको सॉल्व कर लेते हो। जब भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है आपकी, या फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस, जब भी दोनों के इक्वालिटी नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, देखो, अगर कंडीशन ज्यादा गिवन हो, वेरिएबल्स कम हो, तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट अगर कंडीशंस कम हो और वेरिएबल्स ज्यादा हो, तब आपको कहीं ना कहीं जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको आपको जो है रैंडम वैल्यूज देनी पड़ती है, तभी आपकी जो है सॉल्यूशन निकलता है इक्वेशंस का, ठीक है ना। कम अगर मैम, वेरिएबल्स होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं मैम, होती। यहाँ हाँ बेटा, यहाँ पे एन क्या है? बेटा यहाँ पर अभी मैं अलग से बताऊंगी।
आपकी m नंबर ऑफ इक्वेशंस है, m प्लस n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं ना x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस एक्स प्लस z इक्वल्स टू 7। ठीक है, मैंने ये इस तरह से मैंने रेंडमली लिख दिया। तो यहाँ पर बेटा अच्छा, क्या है, आपके m की वैल्यू 2 है और m प्लस n की वैल्यू 3 है, 3। x y z। ठीक है ना, तो ओके, यहाँ पर मेरे को लगा n एन को, कुछ और हाँ हाँ सिग्निफाई हाँ कर रहा है, बस ये हाँ 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 स्पेसिफिक केस लिया है कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशंस में। हाँ बेटा, हाँ ये एक्स्ट्रा के लिए है। तो n आपका जो है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आप ये कह सकते हैं। कंस्ट्रेंट से एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास। तो अब अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कोई सेटिंग किसी ना किसी तरह की करनी होगी, और वो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है ना, तो ये जो कि यहाँ पर n वेरिएबल्स हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, n वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि m इक्वेशंस थी यहाँ पर अलग से, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा ताकि अलग से पता चल जाए कि कितने एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर n वेरिएबल्स को हम क्या देते हैं, गिव वैल्यू 0। हम इनको क्या करते हैं बेटा, हम इनको 0 वैल्यूज दे देते हैं सबको। जैसे हम इनको 0 वैल्यूज देंगे, हमारे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वेशंस में बेटा, वही बात है फिर तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस है, और हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें बेसिक और सॉल्यूशन की बात कहाँ हमारे पास आती है। सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पर ये बता दूं कि जो आपके पास जो ये वेरिएबल्स जिनको हम 0 वैल्यू दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है ना, जिनको हम 0 वैल्यूज दे रहे हैं इनको हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, और जो आपके m वेरिएबल्स जो बच गए हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं उस सिचुएशन के अंदर। तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ निकलते हैं, ये फार्मूला हमारा यूज होता था नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस का, कितने हैं एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। वो फार्मूला हमारा होता है, कॉम्बिनेशन हम निकालते थे सी एम प्लस एन बाई एन। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, आप एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पर जानते हैं बेटा क्या होगा, ये आपके पास 3c2 आ जाएगा। एक मिनट, n की वैल्यू 3c1, मैम ये राइट। आगे यूज होता है वही है ना, जो आगे एडवांस मेथड्स है जैसे सिंप्लेक्स वगैरह है, उनके अंदर आते हैं ना ये, हाँ हाँ मतलब बिल्कुल बेसिक बेटा, सॉल्यूशन ये और। ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास ये सारी चीजें। पर फिलहाल वहां पर क्या होता है, हम एक अपना सॉल्यूशन निकालने में ही अपना काम चला लेते हैं। वहां पर ये बेसिक सॉल्यूशन, ये वर्ड्स जरूर यूज होंगे, आगे हमारे पास हाँ ये मैम, वर्ड्स सारे मैंने आएंगे। सोचा हाँ हाँ, ये ये टर्म्स स्टार्टिंग में तो मतलब है ये ही सारी नहीं टर्म्स यूज मतलब। होंगी बेटा, ये सारी टर्म्स जरूर यूज होंगी कि बेसिक सॉल्यूशन हमारा निकल गया, डीजनरेट सॉल्यूशन हमारा निकल गया। लेकिन स्टार्टिंग में ये जस्ट आपकी डेफिनेशंस है, एमसीक्यू इन पर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है ये वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको पता ही है बेटा, एक तो बेसिक सॉल्यूशन हो, दूसरा फिजिबल। फिजिबल कब बनता है, जब वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन बना इसका मतलब कंस्ट्रेंट को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, सॉल्यूशन बन गया है। फिर वो बेसिक बन जाए, पहली वाली कंडीशन उसके अंदर हो। ठीक है, तो आपके पास बेसिक फिजिबल क्या होगा, ए बेसिक सॉल्यूशन फॉर विच ऑल द बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। बेसिक वेरिएबल कौन से बने थे बेटा आपने, जो एक्स्ट्रा थे उनको हम कहते हैं नॉन बेसिक। नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल जो हमारे पास आते हैं वो होती है हमारे पास बेसिक वेरिएबल, जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका जो बेसिक जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इसी की डीजेनरेट। ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली आगे जो है ये हमारे पास जो है डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। ठीक है, नॉन डीजेनरेट। तो अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें इजीली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह की हमारे पास आ सकती हैं। तो यहाँ पे डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही डीजेनरेट बनता है और नॉन डीजेनरेट बनता है बेटा। तो कब बनता है हमारे पास डीजेनरेट, अगर आपसे कम से कम एटलीस्ट इफ एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज हैविंग वैल्यू 0। ठीक है, इज हैविंग वैल्यू 0।
तो ये होता है आपका डीजेनरेट सॉल्यूशन। जो आपके बेसिक वेरिएबल, देखो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की तो वैल्यू हम 0 ही पुट करते हैं एक्स्ट्रा वाले की, तो तभी तो हमारा सॉल्यूशन निकल पाता है। लेकिन अगर बेस सॉल्व करने के बाद जब नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल हो जाती हैं, सॉल्व करने के बाद तब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो सॉल्यूशन आपका डीजेनरेट होगा। नॉन डीजेनरेट में हमारे पास क्या है बेटा, कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर उसके ऑल बेसिक वेरिएबल्स ठीक है आर नॉन जीरो एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो ये होने ही थे क्योंकि बेटा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, सारे के सारे क्या हो, नॉन जीरो हो। अब लास्ट आपका है, लास्ट टाइप जो है आपके सॉल्यूशन की वो है ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो बेटा मेरे ख्याल से ये तो आप लोग खुद ही इसका आइडिया लगा सकते हो। ऑप्टिमम वर्ड आपका तब आता है जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का टारगेट चाहे मैक्सिमाइजेशन अचीव करने का हो या मिनिमाइजेशन अचीव करने का हो, यानी वो वाला सॉल्यूशन, वो वाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है। देखो आपके बहुत सारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल गए हैं, लेकिन वो वाला जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है या फिर मैक्सिमाइज हो रहा है। ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज मींस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी। ठीक है, उसको कहते हैं हम ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक और है बेटा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन ये आपको पता है बेटा, ए सॉल्यूशन इन विच वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज इनडेफिनेटली। ऐसा सॉल्यूशन अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पुट करते हो तो वो या तो इनडेफिनेटली इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, यानी या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाए या फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाए। ठीक है, उसको उस सॉल्यूशन को आप कहोगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो बेटा इस तरह से यहाँ पर आपके बहुत सारी तरह के आपके सॉल्यूशंस हो गए हैं। आप खुद रिवाइज करके देखिए बेटा, सबसे पहला आपका क्या था, सिर्फ सॉल्यूशन, फिर आपका फिजिबल सॉल्यूशन जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे और साथ के साथ क्या करे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी। इनफिजिबल भी जो कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई ना करे। फिर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में आपके जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो और आपकी इक्वेशंस कम हो, उस केस में जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको आप 0 रख देते हो और फिर इक्वल करके इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आप सॉल्व कर लेते हो। जिन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को आप 0 रखते हो दैट आर योर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और जिनको आप जो है यूज करते हो वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर जो आपका बेसिक सॉल्यूशन था वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनता है। एडॉप्टिव, एक तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो और दूसरा क्या हो, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉलो करे। फिर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के भी दो टाइप है, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में आपके किसी भी कम से कम एक की भी अगर आपकी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ गई तो वो डीजेनरेट है, अगर सभी की नॉन जीरो है तो वो नॉन डीजेनरेट है। ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिसको आप अडॉप्ट, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है। अनबाउंडेड जो कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इनडेफिनेटली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है सॉल्यूशंस की। अब मैं आपसे फिर से एक बार और आपकी स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आपको जो है ना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। यस बेटा, मैंने आपसे जो भी डिस्कस किया है बेटा वो आप इस जो बुक मैंने शेयर की हुई है उसमें आप को सारी की सारी थ्योरी मिल जाएगी। अब ये एग्जांपल आप ये देखिए, डिटरमाइन ऑल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा, दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ऑडियो वीडियो में?
नो मैम। ठीक है बच्चे, तो 2 इक्वेशंस आपके पास है और 4 वेरिएबल्स हैं। क्लियरली शो हो रहा है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि कोई 2 वेरिएबल्स रेंडमली हम उनको जो है यहाँ से हटाते नहीं है, यानी कि या फिर उनको वैल्यूज नहीं देती कोई कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को यहाँ से हम हटाएंगे। लेकिन किन 2 वेरिएबल्स को हटाएंगे? 4 को। देखो आपके पास कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, आप x1 x2 को हटा सकते हो, x2 x4 को हटा सकते हो, x3 x1 को हटा सकते हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस आपके कितने निकल जाएंगे? वही जैसे हमने किया था, क्या था, m+n था ना, तो यहाँ 4c2 हो गया बेटा। 4c2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो आप 6 आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 6 आपके पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशंस? क्योंकि 6 चॉइसेस हैं आपके पास यहाँ पर, 6 चॉइसेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी सॉल्यूशन के लिए। तो बेटा सॉल्यूशन तो हम कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी 2 रेंडमली किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को बेटा हम सिलेक्ट करेंगे और उनको 0 रखेंगे, ठीक है, और बाकी को सोल्व कर लेंगे। जैसे पहले हमने लिखा x1 x2 को 0 रखा, तो आपकी ये 2 इक्वेशन इन दोनों में कन्वर्ट होगी। इनको सोल्व कर लिया, आपको इजीली सोल्व करते हो, 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशंस हैं, x3 की वैल्यू ये आ गई, x4 की ये आ गई। फिर हमने x1 x3 को 0 रखा, ये 2 इक्वेशंस फ्रेम हुई, इनकी ये वैल्यूज बन गई। ऐसे हमने सभी पॉसिबल्स के लिए सबको सॉल्व करके वैल्यूज निकाली। अब सारे के सारे ऑल बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम इक्वेशंस ये आ गए हमारे पास सारे सॉल्यूशंस, ठीक है ना। पहले x1 x2 0 थे, तो ये 0 0 2 -1 वैल्यू आई थी, फिर ये इसमें वैल्यू पुट की, फिर यहाँ पर। अब आप ये देखो बेटा, ये बेसिक सॉल्यूशंस हैं आपके सारे सारे, ठीक है। इसमें बेसिक सॉल्यूशन में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, आप खुद ही देखिए। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन से हैं? फर्स्ट वाला हट जाएगा क्योंकि इसमें एक वैल्यू नेगेटिव है, हम नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपका जो है फोर्थ वाला भी हट जाएगा, हम नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका फिफ्थ हट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो आपका एक वैल्यू है, ये आपका रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना, 3 बार। 3 सॉल्यूशन ये है, 3 तो आपके फिजिबल ही नहीं है और बाकी 3 एक ही है। तो आपका फिजिबल, आपका जो सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन आपके पास। कौन सा है? ये 0 1/2 0 0 इज रिपीटेड थ्राइस, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें आपके पास है। सिंपल बेसिक सॉल्यूशन तो ये है, लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सिर्फ यही है आपके पास, 0 1/2 0 0। अब बेटा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम तो डिस्कस कर चुके हैं ना कि 2 टाइप्स होती है, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। अब आप बताओ ये डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट? डीजेनरेट। डीजेनरेट या नॉन डीजेनरेट, क्या कह रहे हो बेटे? डीजेनरेट होगा ना। हाँ बिल्कुल डीजेनरेट है, क्योंकि एक वैल्यू जो आपके, देखो यहाँ पर 2 तो बेसिक हैं ही आपके, उनमें से एक की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। एक भी वेरिएबल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी बेसिक वेरिएबल की, तो वो आपके पास क्या होगा, डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप टाइप जो है डिस्कस कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और मैम यस बेटा, इसमें अगर जैसे एक हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, अगर 2 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आते और हमें जो ऑप्टिमम हमारे पास बेटा एक बात थोड़ा सा लाउडली, मैं भी वॉइस इंक्रीज कर लेती हूँ। यस आप पूछो बेटे। मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इसमें यहाँ पे भी सिर्फ एक आया है, अगर यहाँ पे 2 होते और हमारे पास अगर जो ऑप्टिमम इक्वेशन होती और दोनों हम ये सॉल्यूशन पे पुट करते, जो भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन में गिवन होता, वो हमारा ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता। हाँ उसको आप दोनों को पुट करके देखते बेटा, दोनों को पुट करने, अगर आपका फंक्शन होता है मैक्सिमाइजेशन का, तो आप दोनों बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को उसमें पुट करके देखते, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आती वो होता आपका ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस मैम यही पूछा था, ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके बेटा, तो इस तरह से आपका ये होता है। तो मैं शेयरिंग जो है बेटा मैंने स्टॉप कर दी है। आई होप आज का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया हो बेटा। यस मैम, एक और डाउट था।